दादी, लड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। कहा था मैंने कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है। देख लो आज यह कैसे शर्म लिहाज छोड़कर लड़ रही है। दमयंती जी तमतमाकर बोली, दादी, लड़ नहीं रही, सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। अच्छा हुआ जो मैं पढ़ी लिखी हूँ, वरना आपने और छोटे ने बेईमानी करने की सभी सीमा लांघ दी है। लेकिन मेरे रहते हुए यह कभी नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी दादाजी की है और उस पर मेरा और बड़े भैया का उतना ही हक है जितना छोटे का। श्रेष्ठा दमयंती जी और छोटे भाई नीरज को गुस्से से घूरते हुए बोली, बड़े भैया, उनका अब कैसा हिस्सा? उनके मरने के साथ ही उनका हिस्सा भी भस्म हो गया और लड़कियों का हमारे यहाँ जायदाद पर कोई हक नहीं होता। नीरज दांत निपोड़ते हुए बोला तो दमयंती जी और नीरज की पत्नी सुधा भी ठसक से हंसने लगे। दमयंती जी का गांव में बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। पुश्तैनी बंगला होने से और गांव में बड़े रसूखदारों में इनकी और इनके पति की गिनती होती है। विलासिता विरासत में मिली हुई थी और उस पर अफसर बेटे मनोज की अफसरी का रुबाब भी उनके सिर चढ़कर बोलता था। शिक्षा के नाम पर 8वीं पास है, लेकिन सबको अपने इशारों पर अच्छे से नचाती है। मनोज का ब्याह किया तो बहू भी 6वीं पास लाई, क्योंकि उन्हें डर था कि बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी आ गई तो वो उनका सम्मान नहीं करेगी। बेटा अफसर था तो वो अधिकतर शहर में ही रहता था। जब श्रेष्ठा हुई तो उन्होंने कोहराम मचा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका जन्म शहर के अस्पताल में हुआ। अगर यही गांव में हुआ होता तो उसके पैदा होते ही उसे मरा घोषित कर देती। श्रेष्ठा के होने के बाद उन्होंने मनोज के पास ही अपना डेरा जमा लिया और फिर बेटा और वारिस का राग अलापती रहती। जल्द ही उनकी इच्छा भी पूरी हुई और उन्हें अपना वारिस धीरज मिल गया और फिर 2 साल बाद एक और वारिस नीरज के रूप में मिल गया। अपने दोनों पोतों के आगे श्रेष्ठा उन्हें फूटी आग भी ना सुहाती थी और जब मनोज श्रेष्ठा की कोई इच्छा पूरी करता तो वो कोहराम मचा देती थी। लेकिन मनोज और विमला ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश में कभी भेदभाव नहीं किया। श्रेष्ठा ने जब 8वीं पास किया तो उन्होंने मनोज को बताए बिना ही उसकी शादी तय कर दी। तब मनोज ने समझाया कि श्रेष्ठा अभी नाबालिग है और अगर उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ ऐसा किया तो बाल विवाह कराने के लिए सज़ा हो सकती है और वो खुद उन्हें यह सज़ा देंगे। सज़ा के नाम पर दमयंती जी चुप हो गई, लेकिन अभी भी श्रेष्ठा को आगे पढ़ाने के लिए नहीं तैयार थी। मनोज की जिद और श्रेष्ठा की आगे पढ़ने की लगन ने उसे हमेशा दादी के क्रोध का भाजन बनना पड़ा। जिस दिन श्रेष्ठा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया, उस दिन दमयंती जी सिर्फ कोड़ने के अलावा कुछ ना कर सकी। धीरज भी पढ़ने में अच्छा था और अपने पिता के मार्गदर्शन में सरकारी इंजीनियर बन गया। नीरज पर दमयंती जी का ज़रूरत से ज़्यादा प्यार उसके लिए घातक सिद्ध होने लगा और वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता। श्रेष्ठा वकालत करते हुए ही अपने साथी वकील के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। धीरज की शादी पर दमयंती जी ने फिर कोहराम मचा दिया। बेटी को तुम लोगों ने जैसे चाहा पाला और ब्याह किया। श्रेष्ठा वकालत करते हुए ही अपने साथी वकील के साथ परिणय सूत्र में बंध गई, लेकिन धीरज की शादी
अपनी पसंद की लड़की से ही करूँगी। लेकिन दमयंती जी भूल गई कि ये तब की बात थी जब माता पिता के कहने पर बच्चे शादी कर लेते थे। अब सभी बच्चे चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर का कैलिबर उन्हीं के समान हो, ताकि मुसीबत आने पर वो भी परिवार के लिए कुछ कर सके। धीरज ने भी अपनी पसंद की लड़की प्रिया से शादी कर 2 बेटियों का पिता बन गया। उनके लाडले नीरज की शादी अपनी बचपन की सहेली रमा की बेटी सुधा से कर दिया। सुधा के लिए दमयंती जी सबसे लड़ लेती थी, क्योंकि सुधा ने उन्हें पोते का मुंह दिखाया। बेटा होने के बाद दमयंती जी नीरज से यही कहती कि नीरज ही इस घर का असली वारिस है, क्योंकि उसने इस घर को एक नहीं 2 चिराग दिए। दमयंती जी की बातों को सुनकर सुधा भी अपने आप को सबसे ऊपर रखती और आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा करके धीरज और नीरज को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती। मनोज दमयंती जी को हमेशा समझाता कि दोनों भाइयों में यूँ जायदाद को लेकर फूट मत डालिए, लेकिन दमयंती जी कभी सुनती नहीं थी। नीरज के बेटों के आगे धीरज की बेटियों को दमयंती जी हमेशा कोसती रहती, जिससे घर में हमेशा तनाव का माहौल बना हुआ था। इसी तनाव भरे माहौल से निकलकर धीरज जब ऑफिस जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वही ख़त्म हो गया। सभी के लिए यह खबर एक कहर की तरह आई और मनोज जी भी इस आकस्मिक आघात को झेल नहीं पाए और धीरज के साथ ही वो भी चले गए। बेटा और पति की मृत्यु से विमला शॉक में आ गई और चुप रहने लगी। प्रिया अपनी 2 बेटियों के साथ दमयंती जी के सामने रोज संघर्ष करने लगी। धीरज की जगह उसे अनुकंपा के तहत नौकरी मिल रही थी, लेकिन दमयंती जी और सुधा चाहती थी कि वो नौकरी नीरज को मिल जाए। श्रेष्ठा को जैसे ही पता चला कि दादी प्रिया और उसकी बेटियों का हक उनसे छीन रही है, तो वो उनकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने दमयंती जी और नीरज के नाम कानूनी नोटिस जारी करा दिया। यह बात जब दमयंती जी को पता चली तो तिलमिला गई। दादी, वो तब की बात थी जब बेटियों को उनके हक से दूर रखा जाता था, फिर चाहे वो शिक्षा थी या जायदाद में हक। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे नहीं देना चाहती तो मत दीजिए, लेकिन प्रिया भाभी और अपनी भतीजियों का हक मैं लेकर रहूँगी। अब यह आपके ऊपर है कि प्यार से देंगी या कोर्ट के चक्कर लगाकर, ये आप सोच लीजिए। श्रेष्ठा ने अपनी भतीजियों को गले लगाते हुए कहा। श्रेष्ठा के तेवर देख दमयंती जी, सुधा और नीरज समझ गए कि अगर हक नहीं दिया तो शायद उन्हें भी कुछ ना मिले, इसलिए सभी तैयार हो गए। श्रेष्ठा ने पुश्तैनी विरासत में से अपना हिस्सा अपनी भतीजियों के नाम कर दिया और प्रिया को धीरज की नौकरी के बदले नौकरी। दोनों भतीजियों की पढ़ाई का जिम्मा भी उसने ले लिया। श्रेष्ठा जैसी बेटियां उदाहरण होती है उन लोगों के लिए जो यह कहते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है। एक लड़की जब शिक्षित होती है तब वो अपने आसपास और दूसरे कुल को भी शिक्षित करती है। अगर घर की महिला पढ़ी लिखी है तो वह अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकती है। एक महिला ही आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा बना सकती है। अगर महिला शिक्षित है तो वह अपनी शिक्षा के बल पर परिवार पर आए आर्थिक संकट में भी सहायता प्रदान कर सकती है। महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है, तभी हमारा समाज, तभी हमारा देश उन्नति कर पाएगा। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।